हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज हम देखते हैं मौलिक अधिकार क्या होते हैं, संविधान में किस भाग में आते हैं और ये कहां से कहां तक है और ये आपको कैसे कारगर साबित होते हैं और संविधान के अंदर कौन इनकी गारंटी लेता है जो आपको ये कारगर साबित होते हैं या आपको आगे बढ़ावा देते हैं जीवन में। हम एक आर्टिकल्स को आपके सामने एक्सप्लेनेशन करेंगे, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल पहले हम देखते हैं मौलिक अधिकार कितने प्रकार के थे। 7 प्रकार के हमारे मौलिक अधिकार थे टोटल। अब वर्तमान में हमारे 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। वो क्या है? जैसे नंबर फर्स्ट पर हमारा आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, ठीक है जी, समानता का अधिकार। ये हमारे आते हैं 14 से 18 के बीच, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है जी, यह आता है हमारा 19 से लेकर 22 तक। उसके बाद आता है हमारा तीसरे में शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है जी, 23 से 24, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद आता है हमारा चौथे में धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता, ये धार्मिक स्वतंत्रता आपकी आएगी 25 से लेकर 28 तक, ठीक है जी, 25 से लेकर 28 तक। उसके बाद पांचवा, इसमें आपका आएगा संस्कृति एवं भाषा, और ये किसकी होगी? अल्पसंख्यकों की। अल्पसंख्यकों की भाषा और लिपि हो जाएगी, ये आएगा आपका 29 से 30। और छठे में आपका हो जाएगा संपत्ति, संपत्ति का अधिकार, ठीक है जी, ये किसमें आ जाएगा? 31। और सातवें में हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार, ये किसमें आ जाएगा आपका? 32 से 35। और सबसे बड़ी बात है, कई बार बैक टू बैक क्वेश्चन आता है, पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में, और बहुत बार यहीं से आ गया है कि बताइए संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में क्रम वाइज कौन से स्थान पर आता है? तो सबसे बड़ी बात है, ये 6ठे स्थान पर आता है, ठीक है। अब इसको यहां से रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। हटाने के बाद इस अधिकार को 300 कै में डालकर एक लीगल, एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। विधिक अधिकार का मतलब यह है, एक नोटिस पर, एक बाउंड पेपर पर आपकी संपत्ति आपकी होगी। जब भी सरकार को, अगर मान के चलिए कोई मकान आपका रोड के बीच आ रहा है और वहां पर सरकार को कोई रोड निकालनी है, तो अब आप सरकार आपको मुआवजा देकर उस मकान को तुड़वा सकती है, हटवा सकती है। पहले ऐसा नहीं था। 1978 से पहले, जब 44 संविधान संशोधन हुआ, उससे पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि ये मौलिक अधिकार था। अब आपका लीगली तो अधिकार है संपत्ति पे, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि अब आप संपत्ति के अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, ठीक है। ये अब विधिक अधिकार हो गया है। तो ये आपके कुछ प्रकार से क्या है? आपके मौलिक अधिकार हैं। अब कितने बचे हैं? एक निकाल लिया तो 6 बचे हैं टोटल। अभी आपके 6 हैं, 7 नहीं है, इसमें से एक रिमूव हो गया है। अब हम प्रत्येक आर्टिकल पर नजर डालते हैं, कौन सा आर्टिकल क्या कहता है। चलिए, आर्टिकल अनुच्छेद 13। 12 में तो डेफिनेशन है, 13 में क्या कहता है? 13 में क्या है? सरकार की, कानून की, विधानमंडल की कोई भी ऐसी कार्यविधि, कोई भी ऐसा कानून नकार दिया जाएगा जो संविधान के खिलाफ हो, मौलिक अधिकार के खिलाफ हो। यदि आपके लिए अधिकार है स्वतंत्रता का, यदि कोई कानून ऐसा भारत में पारित हो जाए जो आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगाए, तो आर्टिकल 13 यह कहता है ऐसा कदाचित नहीं हो सकता। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है कि मैं गारंटी लेता हूं, मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है, कि आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। यानी कोई भी ऐसी विधि नकार दी जाएगी जिसमें यह लिखा होगा कि मैं आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगाता हूं। हिंदुस्तान के अंदर कोई विधानमंडल ऐसी भी शक्ति नहीं है जिसकी कि आपके स्वतंत्रता पर रोक लगा दे। रोक लगती है, लेकिन वो विशेष परिस्थिति में लगती है, वो मैं आगे बताऊंगा।
ठीक है। तो आर्टिकल 13 ये कहता है कि संविधान 368 को नकार दिया जाएगा अगर वो मौलिक अधिकारों को कम करने की बात करेगा। तो ये तो हुआ आपका आर्टिकल 13। उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 14, ठीक है। ये समानता की बात करता है, समानता की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या है? समानता का अधिकार है, प्रत्येक आदमी को समानता का अधिकार है, जिसको न्याय समान मिले। यानी मैं हो गया, मेरा नाम मान के चलिए कुछ, मेरा नाम अनुज है, किसी का नाम कपिल है या किसी का नाम कोई और है, और किसी मुझे को न्याय मिल रहा है, उसको नहीं मिल रहा है, या उसको मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है, किसी तीसरे पर्सन को नहीं मिल रहा है। एक ही कानून की पद्धति से किसी एक व्यक्ति को न्याय मिल जाना, दूसरे को ना मिलना, ये क्या है? गलत है। ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है ना। ये क्या कहता है? समान न्यायता। समान न्याय की बात कौन सा करता है? आर्टिकल 14 करता है। समान न्याय आपको मिलेगा, समान न्याय का संरक्षण मिलेगा भारत के अंदर, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद आ जाएगा आपका 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? कि राज्य अपने यहां लिंग, जाति या किसी विशेष आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, यानी लिंग, जाति, विशेष आदि के आधार पर, नस्ल, यानी इसमें नस्ल भी शामिल हो जाती है, इनके आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अब इसमें क्या होता है? 15(3) आ जाता है। 15(3) क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल इसके कई खंड होते हैं, 15 में भी खंड होते हैं, 16 में भी खंड होते हैं। तो 15(3) में क्या कहता है? कि राज्य स्त्री और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे कि महिलाओं के लिए महिला आयोग बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? महिला आयोग, ठीक है। बच्चों के लिए शिक्षा पर काम कर दे, ठीक है। जैसे कि अनिवार्य शिक्षा हो जाती है कि बच्चे को इतनी अनिवार्य शिक्षा है, उसका मौलिक अधिकार है, बच्चे का शिक्षा प्राप्त करना मौलिक अधिकार है ना। 86 अमेंडमेंट 2002। तो इसके क्या है? ये कुछ आयोग बनाए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग आप मौलिक अधिकार का फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका 15(4). 15(4) में भी यही होता है कि जो ओबीसी वर्ग है, SC ST वर्ग है, SC वर्ग है, इन तीनों वर्ग को लिए भी सरकार क्या है, यानी संविधान क्या है? विशेष प्रावधान करता है, इनको आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। ये आर्टिकल 15(4) में बताया गया है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 16 क्या है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16, इसमें क्या है? इसमें अवसर की समानता है। अवसर की समानता। अवसर की समानता क्या होती है? एक बात समझिए आप, अवसर का मतलब क्या होता है? अवसर का मतलब ये नहीं कि कहीं खिचड़ी बट रही है और तुम भी खा के चल पड़े कि भाई मुझे भी दो, वहां खत्म भी हो सकती है, वो अवसर नहीं है। अवसर ये आपके लिए एक वैकेंसी की बात कर रहा है। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है और कोई वैकेंसी निकली हुई है भारत सरकार की किसी साइट पर, आप भी अप्लाई कर सकते हैं यदि आप हिंदुस्तानी नागरिक हैं। तो ये समानता की बात कर रहा है, वो समानता नहीं। ये नहीं किसी का रंग काला है तो दूसरा भी काला ही होगा कि वो समानता की बात कर रहा है, वो समानता नहीं है। यहाँ समानता इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। कहीं वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है, और कहीं 50,000 वैकेंसी है और मैं भी उसी का नागरिक हूं, मेरा भाई भी वही है, मैं भर पा रहा हूं, मेरा भाई नहीं भर पा रहा है, तो क्या है? समानता का अधिकार नहीं बच जाता है। तो इसमें भी सरकार ने क्या है? संविधान में कुछ प्रावधान किए हैं। पहली बात तो अवसर की समानता है। उसके बाद यहाँ पर 16(4) क्या कहता है? ओबीसी, ST, SC इन तीनों के लिए नौकरियों में, इन तीनों के लिए जो सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी तीनों, यानी 16(4) में ओबीसी, SC, ST सरकारी नौकरियों के लिए इन तीनों को आरक्षण देगा। अब तो जनरल कैटेगरी के लिए भी ईडब्ल्यूएस बनता है 10%, उसमें कुछ जांच के आधार पर वो बनाया जाता है, ठीक है। तो 16(4) ये कहता है आरक्षण देगा। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 17। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत हो रहा है। अस्पृश्यता का अंत का मतलब क्या होता है? समझिए, आप गौर से समझिए, इस वर्ड को देखिए, अस्पृश्यता का अंत।
इस भारत में कई बार मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है, आज भी कहीं ना कहीं बहुत आप कह सकते हैं बहुत लोगों को गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, बहुत अच्छे तरह ट्रीट नहीं करते हैं, तो ये बहुत गलत धारणा है हमारी। तो इसका मतलब ये होता है यदि कोई व्यक्ति किसी को जाति सूचक शब्दों से प्रयोग करता है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है या जाति विशेष का नाम लेता है, तो वो गलत है, क्योंकि वे क्या है, संविधान के विरुद्ध हो जाता है। आप जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी जातीय सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, ये अस्पृश्यता हो जाती है। तो आर्टिकल 17 ये मना करता है ना। 17 में लिखा हुआ है अस्पृश्यता का अंत, किसी भी जाति सूचक शब्द का प्रयोग आप नहीं कर सकते। और इसमें जो आपको दिखाई दिया है, ये जो 16 है, आर्टिकल 16 का फर्स्ट है और 16(4) तक, ये जो सारे के सारे जो मैंने बताए हैं आपको, ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होंगे, भारतीय नागरिकों पर लागू होंगे। और ये क्लियर हुआ? अब देखिए, अब हम देखते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 इसमें क्या है, उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत है। यानी आप किसी को उपाधि मिलेगी तो उसे आप अपने सरनेम के आगे नहीं लगाओगे, कोई भी उपाधि आपको कहीं से भी मिली है उसको आप सरनेम के आगे नहीं लगाओगे। दूसरी बात, एक और प्रावधान किया गया हिंदुस्तान के संविधान के अंदर, यदि कोई ए नाम का व्यक्ति और इंग्लैंड से कोई उपाधि ले रहा है, ए नाम का व्यक्ति इंग्लैंड से कोई उपाधि ले रहा है, तो क्या होगा, इंग्लैंड से उपाधि लेने से पहले वो राष्ट्रपति से पूछेगा। किससे पूछेगा? राष्ट्रपति से पूछेगा। ये सबसे पहले, यानी उसकी उपाधि जो है वो मान्य नहीं होगी। जनता सरकार, पार्टी सरकार ने तो पद्म विभूषण की उपाधि भी खत्म कर दी थी, जबकि गलत है, ठीक है। तो आप सरनेम के आगे उपाधि नहीं लगा सकते, इसलिए उपाधियों का अंत है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं 19, अनुच्छेद 19 में क्या है, इसमें भी स्वतंत्रता है। अब इसमें भी 6 प्रकार की स्वतंत्रता आती है, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, बोलने यानी वाक कह सकते हैं इसको, वाक एवं अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है जी। वाक एवं अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब होता है आपके अंदर के विचार क्या हैं, आपकी इंटरनल व्यूज क्या है, थिंकिंग क्या है, उसको अभिव्यक्ति कहते हैं। आपको यहाँ पर संघ बनाने का अधिकार मिल जाता है, संघ बनाने का अधिकार। अभी आप देखिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, री एग्जाम, अल्टीमेट री एग्जाम हो ही जाएगा, 6 महीने की डेट दी है गवर्नमेंट ने। तो ये री एग्जाम आप कर रहे थे, तो किसके अकॉर्डिंग? 19 के। अगर संविधान 19 आपके संविधान में आर्टिकल ना होता तो आप ये नहीं प्रोटेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ये कहता है कि आप पर एक तो हथियार ना हो, है ना। दूसरी बात, आपका जो प्रदर्शन है या आंदोलन है ना, वो हिंसात्मक ना हो, किसी को हिंसा ना हो, कोई चोटिल ना हो, आप अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। हिंदुस्तान का संविधान आपको यह अधिकार देता है। कोई दुनिया का माइकल लाल कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि आप ये क्या कर रहे हो, क्योंकि ये ताकत हमारे संविधान की, जिसको हमारे बाबा साहब ने बनाया है, ठीक है। उसके बाद हथियार ना हो, प्रदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। आप व्यापार कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी का मतलब इन इंडिया, भारत में कहीं भी कर सकते हैं व्यापार। संघ बना सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और एक जगह से दूसरे स्थान पर हम आराम से यहाँ पर ट्रेवल कर सकते हैं, जा सकते हैं। ये जो अधिकार आते हैं आपके 19 में आते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही चलता रहता है आपका आर्टिकल अनुच्छेद आ जाएगा 20, ठीक है। इसमें क्या है, कोई भी दोषी है, कोई भी क्रिमिनल है, उसमें दोहरे दंड से क्या है, प्रक्रिया बचा दी जाती है। यानी एक सजा के उसको एक जुर्म की 2 बार सजा नहीं मिलेगी। सपोज मान के चलिए ए नामक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मान के चलिए पीट दिया या डंडा मार दिया, तो उसको 3 महीने की सजा हो गई, ठीक। एक व्यक्ति को डंडा मारने की 3 महीने की उसने सजा काटी।
अब यही व्यक्ति, ये भी सजा काट के बाहर आ गया, अब यही व्यक्ति अपील करने लगे कि मुझे इसने मारा है, तो दोबारा इसको सजा नहीं मिलेगी। आर्टिकल 20 मना करता है, ये कदापि दोबारा नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका। अब हम देखते हैं आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21। 21 क्या है? 21 आपको गरिमायुक्त जीवन जीने का अधिकार देता है। गरिमायुक्त जीवन जीने का अधिकार देता है। अब गरिमायुक्त जीवन जीने का अधिकार का क्या मतलब है? कैसे गरिमायुक्त जीवन? गरिमायुक्त जीवन का मतलब ये है कि अगर आप मान के चलिए ये आपका घर है, एक घर आपका ये है और आप यहाँ रहते हैं, और ये दूसरे वाला जो घर है ये यहाँ पर क्या ना, ये गंदगी करता है, ज्यादा गंदगी कर रहा है, यहाँ पर कूड़े को जलाता है, करकट को जलाता है, धुआं ज्यादा करता है, तो ये संविधान के खिलाफ हो जाएगा। ये आपका मौलिक अधिकार है, आप स्वच्छ वातावरण में रहिए, अच्छे वातावरण में रहिए। यदि कोई जानबूझकर गंदगी फैलाता है, धूम्रपान करता है, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार के खिलाफ हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको गरिमायुक्त जीवन जीने का अधिकार देता है। ठीक है, एक फिर आ जाता है आपका 21 का क्या? इसमें शिक्षा का मौलिक अधिकार है। शिक्षा का मौलिक अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का क्या है? मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अभी जो मौलिक अधिकार है ये आपका डायरेक्टिव जो डिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसमें भी दिया गया है। ठीक है, जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 2002 में, और इसको लागू करने की बात करें तो 1 अप्रैल 2010 में ये लागू किया गया था, है ना। और आंगनबाड़ी जो होती है या पौषाहार जो खाना जो बनता है वो भी इसी के तहत बनता है, क्योंकि सरकार आपकी मिनरल्स की भी जरूरत रखती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या है गरीबी से गुजरते हैं, और बहुत परिवार गरीब होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं। जो बच्चे गरीब होकर पढ़ने जाते हैं तो विटामिन और मिनरल्स मिलते रहे, इसलिए गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पर क्या है विटामिन मिनरल्स के लिए कुछ दाल भिजवा दें, दलिया बनता है इत्यादि व्यवस्था गवर्नमेंट अपने सरकारी स्कूलों में करती है। उसके बाद आ जाता है आपका आर्टिकल 22। इसमें क्या होता है? इसमें भी क्या है? दोषी को प्रोटेक्शन है। ठीक है, इसमें भी क्या है? अपराधी को संरक्षण है। ठीक है, अपराधी को क्या है? इसमें संरक्षण है। उसके बाद आता है आपका 23, अनुच्छेद 23 में है बेगारी प्रथा पर रोक। बेगारी प्रथा पर रोक। बेगारी प्रथा पर रोक। अभी बेगारी प्रथा क्या है? बेगारी प्रथा का मतलब ये है, मान के चलिए ए नामक व्यक्ति ने 5 घंटे काम किया, 5 घंटे, ए नामक व्यक्ति ने 5 घंटे काम किया, उसको 500 रुपए मिले। लेकिन इस किसी व्यक्ति ने ए नाम के व्यक्ति से 6 घंटे काम करा लिया, तो उसको भी कितने रुपए दिए? केवल 500 रुपए। तो 1 घंटा जो फालतू करवाया है उससे जबरदस्ती, तो इसकी बिगाड़ हो गई, है ना। कहते हैं हमारी भाषा में कि क्यों किसी की बिगाड़ कर रहे हो, तो वही है। तो क्या होता है? ये बिगाड़ हो जाता है ना। तो बेगारी प्रथा पर रोक है, जिससे जितना करवाया गया है उसको उतना ही पैसा मिलना चाहिए, अतिरिक्त नहीं। यानी आप अगर अपनी इच्छा से करते हैं तो वो बेगारी प्रथा में नहीं आता। यदि आपसे जबरदस्ती टाइम लिमिट से ऊपर पैसा कोई काम किया करवाया जाता है तो वो बेगारी प्रथा में काउंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम उसके बाद आर्टिकल्स। उसके बाद 24, अनुच्छेद 24 में बहुत अच्छी बात कही गई है। 24 में कहा गया है 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा या बच्चे को खतरनाक काम पर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, लगाया जाएगा, नहीं लगाया जाएगा। जिस बच्चे की उम्र केवल 14 वर्ष है, उससे अगर उसकी उम्र कम है तो वो खतरनाक काम पर नहीं लगाया जा सकता। जैसे कि आप भट्टे पे लगा दो, ईंट पाथने पे लगा दो, फैक्ट्री में लगा दो,
किसी मशीन, बड़ी मशीन पे लगा दो तो वो गलत है, ठीक है। होटल्स पे भी उसको नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो 14 वर्ष की उम्र का अगर कोई बच्चा है वो खतरनाक काम पे लगाया गया है किसी, मान के चलिए यदि आप भी किसी 14 वर्ष के बच्चे को, कम की उम्र को देखते हैं, अगर कोई उसे खतरनाक काम पे लगवा रखता है तो उसको, उसके खिलाफ, उस मालिक के खिलाफ आप याचिका दर्ज सुप्रीम कोर्ट में करा सकते हैं, क्योंकि उसका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। बच्चा वो नहीं जानता होगा तो आप उसकी रक्षा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मौलिक अधिकार के खिलाफ हो जाता है। उसके बाद आपका आता है अनुच्छेद 25। इसमें क्या है, इसमें आपको धार्मिक स्वतंत्रता है। क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता है, ठीक है जी, धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, अब धर्म के नाम पर कुछ भी कर देना स्वतंत्रता नहीं है। धर्म का मतलब यह है कि मैं हूं और मुझे कोई अच्छा धर्म लगता है, मुझे सिख धर्म अच्छा लगता है तो मैं पगड़ी बांध सकता हूं, सिख में अपने गुरुद्वारों में जा सकता हूं, उसको अपना सकता हूं, कृपान ले सकता हूं। अगर कोई भी व्यक्ति जिसको जो धर्म पसंद आता है वो कर सकता है और अपनाने के बाद साथ के साथ उसका प्रचार भी कर सकता है। ये है आर्टिकल 25, ठीक है। उसके बाद 26 भी इसी में धर्म धार्मिक है और 27 में भी धार्मिक स्वतंत्रता। इसमें आप क्या है, संस्थाएं खोल सकते हैं, संस्थाएं 27 में खोल सकते हैं, लेकिन आप धर्म के नाम पर टैक्स के रूप में पैसा नहीं मांग सकते किसी से, ठीक है। और यदि आपको धार्मिक स्थलीय चीजें खोलनी है तो वो ट्रस्ट खोल सकती है या कोई समुदाय, मतलब कि एक व्यक्ति इंडिविजुअल नहीं कर सकता, ठीक है। 27 और फिर 28 में भी यही है, ठीक है। 28 में प्रोटेक्शन आ जाता है धार्मिक के लिए कि आप उस धार्मिक शिक्षा को बचाने के लिए कुछ अपने चीजों को खोल सकते हैं, पूजा स्थल बनवा सकते हैं, ठीक। उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 29। 29 क्या कहता है, 29 ये कहता है कि इस देश में अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक मतलब होता है अल्पसंख्यक, देखिए दो प्रकार से होते हैं, एक तो भाषाई अल्पसंख्यक, भाषा का मतलब है जो भाषा के आधार पर देश में कम संख्या में रहते हैं। ये सिख लोग, इनकी भाषाएं मतलब कि है तो काफी, लेकिन मैक्सिमम इनकी जो लैंग्वेज है वो अलग है तो ये कम है। और जैसे कि मुसलमान वर्ग हमारे देश के अंदर 20% आता है, 80% हिंदू कस्टम्स आता है, तो 20% ये है तो ये अल्पसंख्यक में आ जाता है। अल्पसंख्यक का मतलब होता है जो संख्या में कम हो उसे अल्पसंख्यक कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है 29। 29 में क्या कहता है, जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक अपनी लिपि को बचाने के लिए, लिपि भाषा को बचाने के लिए, लिपि भाषा को बचाने के लिए शिक्षा संस्थाएं खोल सकते हैं, ठीक है। यही रिलेट करता है 30 में। अब 31 में क्या होता है, 31 में मैंने आपको बताया संपत्ति का अधिकार। क्या था जी, संपत्ति का अधिकार। 31 में संपत्ति का अधिकार था। मैं अभी इसको कंप्लीट बताऊंगा आपको। अनुच्छेद 31, इसमें क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। इस संपत्ति का जो आपका मौलिक अधिकार था इसको हमने निकाल दिया गया है और इसको हमने क्या में डाल दिया है, 300 के। और ये कहां था, ये 31 में था और 19 के 6 में भी था। 31 के कै में और 19 के 6 में, दोनों में संपत्ति का अधिकार था। दोनों से ही निकालने के बाद 300 कै में डालकर हमने ये बना दिया है विधिक अधिकार। क्या बना दिया है, विधिक अधिकार। इसके लिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया था। उससे पहले हमारा ये मौलिक अधिकार ही था। इस सन से पहले ये मौलिक अधिकार ही था, लेकिन इसके बाद ये विधिक अधिकार बन गया है। विधिक अधिकार का मतलब होता है एक बाउंड पेपर की वजह से ही आपकी संपत्ति रुकी हुई है, उस पर लिखा होता है कि उसका नाम है, आपकी नोटरी है या आपके उस पर बैनामा है, तब तक वो आपकी है। यदि आपके खेत की तरफ भी कल गवर्नमेंट अपनी रेल निकालने लगे तो आपको मुआवजा लेना ही पड़ेगा। अगर आपने मुआवजा नहीं लिया तो पिटने के लिए तैयार रहे और खेत भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन कर सकते हैं, लेकिन आप उस पर जोर जबरदस्ती नहीं डाल सकते, ठीक है। गवर्नमेंट अपने लोक हित के लिए, विकास, जनसंख्या, अगर वो गवर्नमेंट किसी लोक हित में काम कर रही है तो आपको मुआवजा लेना ही होगा, अपनी जमीन छोड़नी होगी, क्योंकि आपका वो मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, ठीक है। 32 में क्या कहता है, इसमें संवैधानिक उपचार है, संवैधानिक उपचार। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट होता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट
32 आर्टिकल ये कहता है अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आप मान के चलिए मैं कोई आदमी तमिलनाडु में रहता है, कहाँ रहता है, तमिलनाडु में रहता है, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली तक आने में बड़ा टाइम लेगा। लेकिन 226 ये कहता है कि आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। 226 क्या कहता है, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं 226 के अकॉर्डिंग, और सुप्रीम कोर्ट 32 के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं। ये 5 प्रकार की रिट निकालता है, 5 प्रकार की रिट निकालता है। जैसे कि हैबेस कॉर्पस होती है, बंदे प्रत्यक्षीकरण होती है, ठीक है, वो मैं आपको जब बताऊंगा, जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है, हम इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका आर्टिकल 33, ठीक है, ये भी अपवाद है, सेकंड का 13(3) का। उसके बाद 34, ये आपका मार्शल लॉ से संबंधित है, मार्शल लॉ से संबंधित है, ठीक है। और 35 में क्या होता है कि संसद कुछ अधिकार को आपके कम कर कुछ कानून बना सकती है। मान के चलिए आपके मौलिक अधिकार है, बोलना आपका मौलिक अधिकार है, घूमना आपका मौलिक अधिकार है। जैसे घूमना मेरा मौलिक अधिकार है, लेकिन संसद कुछ ऐसे लोकहित को देखते हुए, जनसंख्या को देखते हुए कुछ ऐसे प्रावधान कर सकती है कि आपकी स्वतंत्रता पर कुछ रोक लगा सकती है। जैसे मान के चलिए कोरोना काल था तो आपको 2 गज की दूरी जरूरी और घरों में कैद कर दिया गया, तो आपकी मौलिक अधिकार का तो है वहां पर बंद हो गई, ठीक है। धर्म के नाम पर आप कुछ भी करने लगे तो आप वहां पर भी रोक दिए जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट संविधान के तौर पर संसद में पास करवाकर कानून आपके मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है। वो संसद की प्रक्रिया है, वो आपके लोकहित में होता है, आपके लिए होता है, अन्यथा गवर्नमेंट संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। तो ये था दोस्तों आपका भाग 3 मौलिक अधिकार, बोले तो फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे एक ही उम्मीद करता हूं, यदि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज आप इसको 5 से 10 लोगों तक जरूर पहुंचाइए, और वीडियो को कमेंट करके जरूर बताना, और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। धन्यवाद।